ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन खबरों के बारे में बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। राजस्थान के एसडीएम छोटू लाल शर्मा के बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ उनकी थप्पड़बाजी के किस्से सुनाए जा रहे थे, लेकिन अब उनकी पत्नी को लेकर भी चर्चा होने लगी है। एसडीएम की पत्नी ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर आंख मारने का आरोप लगाया और ये आरोप कितना सच्चा है, इसकी आज पड़ताल करेंगे। बिहार में आज महागठबंधन ने बहुत बड़ा दांव चलाया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। अब इस ऐलान से कई राजनीतिक दलों को मिर्ची लग गई है। जेडीयू ने पूछा कि क्या मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? इस पर महागठबंधन ने क्या कहा है वो भी आगे आपको हम बताने वाले हैं। सियासी सरगर्मी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी तेज होती दिख रही है। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे का जवाब दिया गया, लेकिन बीजेपी इस पर भड़क गई। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी विस्तार में आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, और साथ ही आपको छठ पूजा के लिए बिहार लौटते लोगों की परेशानी, ट्रेन में धक्के खाने वाली तस्वीर दिखाएंगे। हर साल दिवाली और छठ के मौके पर ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। हजारों ट्रेन चलाने का दावा होता है, लेकिन इस भीड़ में वो दावा कहीं खो सा जाता है। दिल्ली हो या फिर मुंबई, हर जगह हालात लगभग एक जैसे हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम चेहरे को लेकर जारी विवाद सुलझ गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने न सिर्फ महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों का ऐलान किया, बल्कि एनडीए से उनके सीएम उम्मीदवार का नाम भी पूछा। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने साफ किया कि महागठबंधन के जीतने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने और भी डिप्टी सीएम होने के संकेत दिए। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्लाह का बेटा निषाद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है। सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान करते हुए गहलोत ने एनडीए पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कहने से नहीं चलेगा। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, बल्कि ये बिहार को बदलने की लड़ाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार में डूबी बिहार की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। साथ ही सरकार बनाने पर नया बिहार बनाने की बात कही। तेजस्वी ने कहा कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। नया बिहार, विकसित बिहार बनाकर दिखाएंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार देंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम चेहरा घोषित करने पर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहला बयान आया बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए प्रदेश की जनता को चेताया। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ये परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट फरियाद खड़ा कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जबकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल बता दिया। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का प्रत्याशी घोषित किया, तो बिहार में मुसलमानों को लेकर नई सियासत शुरू हो गई। जेडीयू और ओवैसी की पार्टी तेजस्वी पर हमलावर है। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला।
इस पोस्टर के जरिए बताया गया कि जिस समाज की आबादी 2.60% है उसे लड्डू दिया गया और जिन मुसलमानों की आबादी 18% है उसे कद्दू दिया गया। सवाल ये पूछा गया कि क्या मुसलमान केवल डराकर वोट लेने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। महागठबंधन के इस ऐलान पर एआईएमआईएम भी भड़की हुई है। इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? उधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि इस फैसले से विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है कि आज मल्लाह का बेटा को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाह रहे हैं और निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन में और भी समाज को लोगों को हम लोग जगह देने का काम करेंगे। हालांकि महागठबंधन ने साफ साफ कहा है कि जब सरकार बनेगी तो और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर मुस्लिमों के लिए कोई प्लान है तो उसका ऐलान क्यों नहीं किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने आज फिर कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया और जगह जगह वो तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखाई दिए। नीतीश कुमार की पहली चुनावी रैली छपरा जिले में हुई। यहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया और जोरदार हमला बोला। जो पुरनका है उसे बहुत गड़बड़ है, उसको कहीं वोट मत दीजिएगा, वो इधर उधर करता है। जानते हैं दो जगह हम लोग गड़बड़ किया था, हटाए थे और सब इधर उधर करता था, वो कोई काम नहीं करता है। पिछले दिनों नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मंच पर महिला नेता को माला पहनाते दिखे थे। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार छपरा में थे तो यहाँ भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए माला पहनाया, जिस पर लोगों ने तालियां बजाई। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। कल पीएम मोदी और अमित शाह की चुनावी जनसभाएं होंगी। उससे पहले आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। औरंगाबाद में चुनावी प्रचार करने पहुंचे जेपी नड्डा ने शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर आरजेडी को घेरा। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। इसी मंच से जेपी नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बताया। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। अब कल पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे। उनका चुनावी कार्यक्रम बेगूसराय में होगा। वहीं अमित शाह सिवान और बक्सर में कल एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते दिखाई देंगे। बिहार में कई नेताओं का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है तो कई नेताओं को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर दरभंगा से सामने आई। आगे आगे नेताजी, पीछे पीछे नारेबाज करती जनता। वैसे तो चुनाव में प्रत्याशी के पीछे लोगों की नारेबाजी आम सी बात है, लेकिन यहाँ जो नारेबाजी हो रही है वो प्रत्याशी के समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में हो रही है। हायाघाट सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र साहू गांव में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन पूरा गांव उन्हें खदेड़ते हुए गांव के बाहर ले आया और बीजेपी प्रत्याशी भी चुपचाप यहां से चले गए। जीतने के बाद आया। विधायक से नाराज पब्लिक के गुस्से का एक वीडियो सामने आया जिसमें चौराहे पर विधायक रामचंद्र साहू को खड़ा करके लोग सवाल जवाब कर रहे थे और क्षेत्र में न आने पर नाराजगी जता रहे थे। चौराहे पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा और इसके बाद गांव वालों ने विधायक जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नेताजी के विरोध की तस्वीरें नालंदा से भी सामने आई हैं, जहां पर जब जेडीयू उम्मीदवार गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। राजगीर से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर जब पुल पर पहुंचे थे तो वहां स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। आपका विधानसभा में अधिकार है बहस करने का, मगर आप कभी मिलने के लिए आए, सॉरी बताइए। वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए। अरे वीडियो कहाँ ना बनाएंगे जी, ठीक है सर, बनाते जाओ ना। गुस्साकर जब नेताजी जाने लगे तो लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बकलोल विधायक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। यानी इन लोगों को नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके विधायक से बहुत ज्यादा नाराजगी है। इसी तरह नालंदा से जेडीयू के उम्मीदवार श्रवण कुमार पूरे दल बल के साथ गांव में दाखिल हुए, लेकिन गांव में घुसते ही उनका विरोध शुरू हो गया। नारेबाजी शुरू हुई तो नेताजी को अपनी इज्जत की चिंता शुरू हो गई। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहीं पर उनके विधायकों का विरोध हो रहा है। बिहार की बाढ़ विधानसभा सीट के आरजेडी प्रत्याशी कर्णवीर सिंह उर्फ लालू मुखिया को अपने ही क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि उनके खिलाफ नारे भी लगाए।
जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग काफिले पर दनादन पत्थर फेंकते दिखाई दिए। ये मामला बेड़ना गांव का है, जहां लल्लू मुखिया चुनावी प्रचार के तहत जनता से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। घटना के बाद लल्लू मुखिया ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। अगर कोई हमको कांटा बिछाएगा तो हम लोग फूल बिछाने का काम करेंगे। छानबीन के दौरान पता चला कि एनटीपीसी में काम कर रहे कुछ मजदूरों का पैसा रोक लिया गया, जहां के ठेकेदार लल्लू मुखिया हैं। इसी बात से नाराज मजदूरों ने पथराव किया। सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कहा था। अब खेसारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए सम्राट चौधरी के इस तंज पर मर्डर वाला बयान दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो नाचने वाले तो जरूर हैं, लेकिन किसी का मर्डर नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने कहा है, अच्छी बात है, उन्होंने गलत कहा बोला है। मैं था, बट मैं मर्डर तो नहीं किया हूं ना, कलाकार हूं, लोगों को प्यार दिया हूं, प्यार लिया हूं, मैं रेपिस्ट तो हूं नहीं। बुधवार को सम्राट चौधरी छपरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था। खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सम्राट चौधरी के इस बयान पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोग बीजेपी से रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ का इतिहास भी पूछ रहे हैं। खेसारी लाल यादव पर विवादित बयान देने वाले सम्राट चौधरी भोजपुरी कलाकारों के निशाने पर आ गए हैं। अब भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव भले ही अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के बयान पर रितेश पांडे आग बबूला हो गए। बहुत छोटी मानसिकता है। ऐसे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो एज ए हे दृष्टि उसको एज ए गाली की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी का इतिहास भी खंगाल दिया। 7 लोगों का नरसंहार का मुकदमा चला है, वो 6 महीना जेल भी काट चुके हैं, तो उनको तो इस हिसाब से हत्यारा बोलना चाहिए। रितेश पांडे ने कुछ और बात कही जो सम्राट चौधरी को चुभ सकती है। एफिडेविट को हाफिडेविट बोलने वाला आदमी क्या, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो 7वां फेल है उसको अनपढ़ नहीं बोले हम, तो क्या बोले? अगर नहीं अनपढ़ है तो बोले कि 10वां कब पास किए थे। रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी को छोटी मानसिकता वाला आदमी बताया है। बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुकी अलीनगर में आयोजित एनडीए की एक जनसभा में उस वक्त बवाल मच गया जब यूपी के एक विधायक ने मिथिला की शान पाक को नीचे फेंक दिया। हैरानी की बात तो यह है कि सम्मेलन के दौरान इसी पाक से कार्यक्रम में आए बीजेपी नेताओं का स्वागत किया गया था। इसी दौरान बीजेपी की 5D से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कुछ ऐसा कहा कि मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी फैल गई। मिथिला का सम्मान है नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। दरअसल पाग मिथिला की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान का हिस्सा रहा है। कुछ दिन पहले जब मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था तो यही पाग पहना था। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने 18 जुलाई को हुई एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मृतक की भाभी को गिरफ्तार किया। क्योंकि भाभी वर्षा बहन की शादी अपने देवर भूपेंद्र से कराना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र ने बहन से शादी नहीं की बल्कि उसके मामा की लड़की से शादी कर ली। इसी दौरान भूपेंद्र को अपनी भाभी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला, जिससे अक्सर दोनों में विवाद होने लगा। एक दिन वर्षा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भूपेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने मिलकर भूपेंद्र को किसी सुनसान जगह पर बुलाया और रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। वहीं पुलिस ने मृतक भूपेंद्र की भाभी वर्षा और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गौरव का एक साथी छोटे सिंह अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार की पत्नी नीलू रायकवार ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। वहीं पति ने इसे सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। ये वही नीलू रायकवार हैं जो करीब 8 महीने पहले झांसी में मंत्री संजय निषाद की रथ यात्रा के दौरान चर्चा में आई थी। कुछ दिन पहले भी मंत्री के सामने नीलू रायकवार ने सवालों की झड़ी लगा दी थी और पूछा था जब पार्टी के अंदर ही महिला का उत्पीड़न हो रहा हो तो आखिरकार वो कहां जाएं? दरअसल सर्किट हाउस में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने मंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई थी। ना यहाँ के जिलाध्यक्ष लगाते हैं ना महिला मोर्चा की। हम लोग किस तरीके से आपसे बात करें? पुलिस के मुताबिक नीलू काफी समय से अपने पति से अलग होकर किराए के मकान में रह रही थी। नीलू ने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया था जो अभी विचाराधीन था, लेकिन नीलू ने पहले ही आत्महत्या कर ली। एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। आसपास के लोगों से जानकारी की गई, यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनका पति के साथ काफी दिनों से विवाद चल रहा है। इधर परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी शिव कुमार के कई लड़कियों से संबंध हैं, जिसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कल राजस्थान के एक एसडीएम की खबर हमने आपको दिखाई थी, जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट करते देखे गए थे। अब इस एसडीएम की नई करतूत सामने आई है। पूरा देश जान चुका है कि पहला थप्पड़ एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने मारा था, जिसके जवाब में कर्मचारी ने 2 थप्पड़ एसडीएम के गाल पर जड़ दिए। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि जब कर्मचारी दूसरी गाड़ी में सीएनजी डालने लगा तो एसडीएम छोटू लाल शर्मा मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद जब दूसरा कर्मचारी बीच बचाव करने आया तो एसडीएम ने उसे भी थप्पड़ मारा और गाली देने लगे। लेकिन अब एसडीएम कानून की आंखों में ही धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं। ये शिकायती पत्र दीपिका व्यास नाम की महिला ने भीलवाड़ा पुलिस के नाम लिखा। चिट्ठी में दीपिका व्यास ने खुद को एसडीएम छोटू लाल शर्मा की पत्नी बताया और शिकायती पत्र में लिखा कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उन्हें आंख मारी और जब एसडीएम ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। यानी एसडीएम अब अपनी कथित पत्नी दीपिका व्यास के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करने में जुट गए हैं। अब जरा वीडियो देखिए। कार जब पेट्रोल पंप पर खड़ी होती है तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। पिछली सीट से एक एक कर 5 बच्चे बाहर निकलते हैं, जबकि आगे वाली सीट से दीपिका व्यास बाहर निकलती है और उनकी गोद में भी एक बच्चा होता है। जिस वक्त दीपिका व्यास कार से बाहर निकलती हैं, उस वक्त कर्मचारी और उनका आमना सामना तक नहीं होता। यानी इस शिकायती पत्र में जो बातें लिखी गई वो पूरी तरह से फर्जी दिखाई देती है। इसके बाद कर्मचारी दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने लगता है और तभी एसडीएम उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। इस झूठ के आधार पर ही एसडीएम और दीपिका व्यास ने पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार करवा दिया और पुलिस भी एसडीएम का साथ देती रही। अब आपको एक दूसरी बात बताते हैं। जिस दीपिका व्यास ने खुद को एसडीएम की पत्नी बताते हुए फर्जी आरोप लगाए, उन्हें लेकर भी एक नया खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि दीपिका व्यास एसडीएम छोटू लाल शर्मा की दूसरी पत्नी है और विवाद इस वजह से बढ़ा क्योंकि एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने अभी तक अपनी पहली पत्नी को तलाक तक नहीं दिया। आरोप लग रहा है कि एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने अपनी पहली पत्नी पूनम झाखेड़िया और उनके बच्चों को पीटकर घर से निकाल दिया। अफसर बनने के बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, दूसरी महिला के साथ रहने लगे, पहली पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ। अब अगर इस मामले में सरकार संज्ञान लेती है तो एसडीएम छोटू लाल शर्मा की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वो सस्पेंड हो सकते हैं और बर्खास्त भी हो सकते हैं। 3 साल पहले ही पूनम ने अपने पति एसडीएम छोटू लाल शर्मा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेक्चरार पत्नी पूनम झाखेड़िया की एफआईआर के मुताबिक उनकी शादी छोटू लाल शर्मा से 2008 में हुई थी। दोनों की 14 साल की बेटी सभ्यता शर्मा और 10 साल का बेटा अभिनव शर्मा है। पूनम ने आरोप लगाते हुए कहा था कि एसडीएम बनने के बाद छोटू लाल शर्मा पूरी तरह बदल गए, दहेज की मांग करने लगे, बदसलूकी करते हुए पिटाई तक करते थे। उधर छोटू लाल शर्मा का दावा है कि उनका पहली पत्नी से तलाक हो चुका है और तलाक के बाद ही उन्होंने दीपिका व्यास से शादी की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रही महिला को टीटी ने रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आई।
उसने न सिर्फ एसटीटी को धमकाया बल्कि रेल मंत्री तक वीडियो भेजने की बात करने लगी। टीटीई से लड़ रही महिला ने खुद को लोको पायलट की पत्नी बताया और उन्हें फोन लगाने के लिए कहने लगी। हमारे हस्बैंड को फोन लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? आप ही हम उनका कैंसिल कर रहे हैं तो। पति की जगह खुद रेलवे पास की एवज में सीट की मांग करने वाली महिला की बात जब टीटीई ने नहीं मानी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वीडियो रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगा है, आप परेशान नहीं है, यही सर खोल देंगे जो आएगा उसका। बोलने का तरीका सीख लीजिए। आप बोलने का तरीका एक स्टाफ हो गया, स्टाफ के बच्चों को बीवी को इस तरह कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए सीट की डिमांड करने वाली महिला ने लोको पायलट पति को छुट्टी न मिलने की भी बात कही। हमारे ऊपर 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, ये क्या करते हैं, छुट्टी क्यों नहीं मिला? रेलवे पास लेकर पैसेंजर की सीट पर बैठी महिला को जब टीटीई ने उठाया तभी से विवाद शुरू हुआ था। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार होती है वहां डबल इंजन का नारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने डबल इंजन का नया जवाब तैयार कर लिया है। ये जवाब नजर आया लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में, जिसमें समाजवादी पार्टी को प्रबल इंजन बताया गया। पोस्टर में लिखा गया, फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार। इस पोस्टर में पीटीए का फुल फॉर्म भी बताया गया और कहा गया पी मतलब प्रगतिशील, डी मतलब दूरदर्शी और ए मतलब अमन पसंद। पोस्टर में एक इंजन वाली ट्रेन भी दिखाई गई जिसे अखिलेश यादव चलाते नजर आए और इस पर लिखा गया एक इंजन मजबूत इंजन। इस ट्रेन के जरिए समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए काम जैसे डायल 100 सेवा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो और लैपटॉप योजना को दिखाया गया। अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर नारा चोरी का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के पास नारों का भी अभाव है, नारा भी अब चोरी करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे की तरफ से लगवाए गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में पैर धुलाई कांड में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब ओबीसी समाज के कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से न केवल ब्राह्मणों के पैर धोए बल्कि सामूहिक भोज का आयोजन भी कराया। कार्यक्रम में शहर भर के ब्राह्मणों को बुलाया गया। 2 ब्राह्मणों को बाकायदा कुर्सी पर बैठाया गया, फिर उनके पैर अच्छी तरह से धुलवाए गए और फिर उनके साथ फोटो खिंचवाई गई। रैकवार समाज के लोगों का कहना था कि ये सनातन परंपरा है, जबकि कुछ लोग ओबीसी वर्ग का सहारा लेकर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विप्र हमेशा पूजनीय रहा है। जिसके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए विप्रों का आगमन होता है और जब विप्रों के चरण हमारे घर में पधारते हैं तो खुशियां आती हैं और उनके चरणों को हम धोते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सजा के तौर पर ओबीसी वर्ग के एक युवक से ब्राह्मण के पैर धुलवाए गए थे, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई तक की गई थी। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने खाकी की लाज रख ली और दबंगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जिसे याद रखा जाएगा। मेरठ पुलिस ने रसूखदार नेता और उसकी मित्र मंडली को कानून की एबीसीडी अपने तरीके से समझाई। बीजेपी के पूर्व नेता और इसके साथियों ने मामूली पार्किंग विवाद में इस व्यापारी से जमीन पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई थी। बाकायदा बीजेपी के मंत्री की धौंस दी थी। पुलिस के सामने ये व्यापारी को धमका रहे थे, मंत्री जी की धौंस देते हुए कि कोई क्या ही कर लेगा। तब पुलिस खामोश थी। व्यापारी हाथ जोड़े माफी मांग रहा था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मेरठ के एसएसपी ने दिखाया कि पुलिस का इकबाल अभी जिंदा है और धमकीबाज गालीबाज नेता विकुल चपराना और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 को गिरफ्तार भी किया गया। ये सब उस दिन की धमकीबाज हुड़दंगी गैंग में शामिल थे, तो विकुल चपराना की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। मेरठ पुलिस की ये कार्रवाई आम आदमी में सुरक्षा का भरोसा पैदा करेगी। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। पुरानी परंपरा के मुताबिक भीलवाड़ा के प्रताप नगर इलाके में गधों की पूजा की गई। पूरे गाजे बाजे के साथ गधों को माला पहनाई गई, सिर पर गुब्बारे और झालर सजाए गए और फिर गधों की पूजा की गई। इस अनोखी पूजा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा के प्रताप नगर इलाके की हैं। यहाँ दिवाली के दूसरे दिन कुम्हारों की मदद करने वाले गधों की पूजा का रिवाज है। हर साल इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सड़क पर गड्ढों के खिलाफ लोगों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। न कोई शोर शराबा हुआ, न ही कोई चक्का जाम। सड़क के गड्ढों पर फूलों की माला से सजावट की गई। गड्ढों के बीच दिए और मोमबत्ती जलाई गई। यह अनूठा प्रदर्शन बेंगलुरु के मंडिया इलाके में हुआ। लोग लंबे समय से सड़क के गड्ढों से परेशान थे। आए दिन हादसे हो रहे थे। प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ये लोग सड़क पर उतरे और गांधीगिरी करके अपना विरोध दर्ज करवाया। अब बात करेंगे छठ के लिए घर जाने वालों की भीड़ की। देखिए, 4 दिनों के अंदर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश में लगे लोग हर हाल में बिहार पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आज भी दिल्ली से चलने वाली बिहार की ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। नई दिल्ली से बिहार को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में आज भी पैर रखने की लड़ाई थी। नई दिल्ली से चलने के बाद इस वक्त ये जो तस्वीर है वो आपको नजर आ जाएगी कि आखिर में बिहार जाने के लिए, छठ का पर्व पर पहुंचने के लिए लोग इस वक्त बेहद ज्यादा उत्सुक हैं। ट्रेन के शौचालय के सामने जहां लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते, वहां नीचे फ्लोर पर बच्चों के साथ बैठकर लोग सफर कर रहे थे। चाहे वो कंपार्टमेंट के बीच का जो हिस्सा होता हो उसमें लोगों की तादाद हो, या फिर ये शौचालय के आगे का जो हिस्सा, इस वक्त आपको तस्वीर नजर आ रही होगी हमारे कैमरे पर। एक दूसरे से सटकर खड़े इन लोगों की कोशिश यही थी कि कहीं से भी ट्रेन के अंदर बैठने की जगह मिल जाए। ये कई घंटों तक इसी तरह खड़े होकर अब सफर करेंगे। बिहार जाने वाली ट्रेनों में अब सीट की लड़ाई नहीं रही, क्योंकि वो तो पहले से रिजर्व है। लड़ाई है किसी भी तरह से ट्रेन में बस जगह मिल जाए। हालत इतनी खराब है कि लोगों को ट्रेन के दरवाजे के पास या किसी की सीट के पास खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, तो वो टॉयलेट के अंदर घुसकर ही यात्रा करने को मजबूर है। गोरखपुर में वैशाली एक्सप्रेस के टॉयलेट में एक साथ कई लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। आगे जनरल डिब्बे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट में सफर कर रहे हैं। जो जगह मिला वहाँ बैठ गए। कहाँ बाथरूम है? बाथरूम में बैठे हैं अभी। इन्होंने शायद इतनी भीड़ और अव्यवस्थाएं देख ली होंगी कि उन्हें टॉयलेट में सफर करना भी सामान्य लगने लगा। और टॉयलेट की सीट। इसी तरह लखनऊ में लोगों ने रेलवे ट्रैक पर चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग पटरियों से ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे थे। ऐसी ही लापरवाह भीड़ पर नजर रखने के लिए रेलवे ने दिल्ली में वॉर रूम बनाया है। देश भर के तमाम स्टेशन की मॉनिटरिंग की जाती है। कोई परेशानी नजर आती है, कोई भीड़ नजर आती है और आपको लगता है क्राउड बहुत ज्यादा है, तो इस वॉर रूम के जरिए तुरंत उस स्टेशन पर कॉल जाएगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे पुलिस को हर स्टेशन पर अलर्ट पर रखा गया है। इनमें जिन यात्रियों को ट्रेन में सीट नहीं मिली, वो बस में सफर करने लगे और इसी का फायदा उठाकर बस वालों ने यात्रियों से 2 गुना किराया वसूला। बिहार जाने वाली बसों में बाकी दिनों से ज्यादा किराया देने के बाद भी लोगों को सीट नहीं मिली। कितना पैसा दिए? 2000 रुपया दिए। हाँ जी। और ऐसे ही खड़े होकर के? खड़ी होकर। सीट भी नहीं मिलेगी आपको? कहाँ सीट मिलेगी? आम दिनों में जिस बस का किराया 1000 रुपए रहता था, उसमें छठ के मौके पर 2500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। ये 1200 से 1500 के बीच चलता है। 1000 रुपए करीब है। एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। हाँ, डबल दिया जा रहा है। इनमें से कई लोगों को तो एजेंट्स ने झूठ बोलकर बैठा दिया। इन 3 महिलाओं ने इस बस के मालिक को 4500 रुपए का भुगतान किया और इनसे वादा किया गया कि इनको जो है प्रॉपर सीट दी जाएगी। लेकिन इनके नसीब में बस का फ्लोर ही आया। कुछ प्राइवेट बसों ने तो यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बस वालों ने यात्रियों को छत पर बैठाकर गाड़ी दौड़ाई। दिल्ली सरकार ने यमुना के पानी में भव्य तरीके से छठ मनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन सच ये है कि यमुना का पानी अभी भी जहरीला है। जिस कालिंदी घाट पर सरकार भव्य छठ मनाने की तैयारी कर रही है, वहां का पानी न तो नहाने के लायक है और न ही आचमन करने के लायक। सफेद झाग के साथ बह रहा यमुना का पानी अभी भी काला और बदबूदार ही नजर आ रहा है। ये वो पानी है, ये वो पानी है पूरा मटमैले रंग का, काले रंग का, जिसके अंदर दिल्ली सरकार इस बार लोगों को छठ पूजा में स्नान करवाने वाली है। झाग हटाने के लिए सरकार नाव से केमिकल का छिड़काव करा रही है। जहां जहां केमिकल पहुंचा, झाग खत्म हुआ। जहां नहीं, वहां स्थिति वैसी की वैसी ही रही। नाव नहीं चल रही है झाग हटाने के लिए, तब क्या स्थिति है देखिए जरा। ये देखिए सामने की तरफ आपको ये पूरा हर तरफ झाग ही झाग दिखाई देगा। छठ को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब तमाम सुविधाओं के साथ त्योहार भले ही भव्य तरीके से मना लिया जाए, लेकिन आचमन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर तो सवाल बरकरार हैं।
यमुना नदी साफ सुथरी दिखे इसके लिए झाग खत्म करने वाले केमिकल डाले जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उस केमिकल से यमुना का सिर्फ झाग हटेगा, उसके गंदे पानी पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। अब छठ से पहले नदी में सफेद झाग को ढूंढ ढूंढ कर उसे खत्म किया जा रहा है। जो सिलिकॉन डिफोमर नाम के केमिकल की जो धारा है उसे झाग के ऊपर डाला जाता है। अब ये जो केमिकल है ये ना यमुना को साफ करता है, ना ही यमुना के किसी भी पैरामीटर को ये केमिकल बेहतर करता है। उल्टा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस केमिकल के छिड़काव से किडनी से लेकर त्वचा तक खराब हो सकती है। तो ये जो केमिकल है ये मतलब हमारे किडनी के लिए भी बहुत खराब है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यही केमिकल जब वो डालते थे तो बीजेपी वाले उसे जहर कहते थे। वही केमिकल जिसको ये आज से कुछ साल पहले जहर बताते थे, इन्हीं के विभाग ने उसी केमिकल का टेंडर करके दोबारा से वही केमिकल खरीदा गया है। इधर पिछली सरकार की नकल करने का आरोप झेल रहे मौजूदा जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि उनकी सरकार फिनलैंड से नदी साफ करने वाली एक मशीन मंगवा रही है, जो दिसंबर से यमुना की सफाई में लग जाएगी। गोवर्धन पूजा के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में बैलों का दंगल हुआ। इस दंगल को देखने के लिए भी सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ आसपास के गांव से पहुंची। उन सबके सामने इन बैलों ने दम भरा। गुलाल उड़ाते हुए आए बैल ने दूसरे बैल के सिर पर जोर से टक्कर मारी। गुस्से से तिलमिलाए बैल ने दूसरे बैल को अचानक दौड़ा भी दिया। लड़ते लड़ते दोनों बैल मैदान में बने गड्ढे तक भी पहुंचे। धार जिले के नालछा में होने वाली इस लड़ाई को पांडा दंगल कहते हैं, जिसमें बैलों को लड़ता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ उन्हें घेरे रहती है। इस लड़ाई में जीतने वाले बैल को सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जमालपुर कला गांव में 8 हाथियों का झुंड घुस आया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। क्योंकि गांव में घुसते ही इन हाथियों ने वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गांव में हाथियों के झुंड के घुसने से हड़कंप मच गया। लोग वहां से भागने लगे। कुछ हाथी तो खेतों में घुस गए और वहां लगी फसलों को तहस नहस कर दिया। हालांकि लोगों ने शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी काफी देर तक गांव में रहे और फसलों को बर्बाद करते रहे। ये पहला मौका नहीं है जब हाथियों ने गांव में उत्पात मचाया हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।